आज हम भारत के 3 बहुत ही जरूरी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। ये वो मुद्दे हैं जो न सिर्फ हमारे आज बल्कि हमारे आने वाले कल की दिशा भी तय कर रहे हैं। तो हम ये कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक ऐसे संकट को देखेंगे जो हमारी जमीन और हमारी सेहत से जुड़ा है। फिर हम अपने लोकतंत्र की नींव की बात करेंगे और आखिर में हम भविष्य के एक ऐसे बड़े अवसर को समझेंगे जो भारत की तकदीर बदल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जो सीधे हमारी थाली से जुड़ा है, हमारी खेती और उसमें इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों का जहरीला सच। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 70%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में कीटनाशकों से जो जहरीलापन फैलता है उसका 70% हिस्सा सिर्फ 4 देशों से आता है। और हाँ, चीन, अमेरिका और ब्राजील के साथ भारत भी उनमें से एक है। तो सवाल यह है कि इस जहरीलेपन को नापते कैसे हैं? इसके लिए एक साइंटिफिक तरीका है जिसे कहते हैं टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी या ATT। इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कितने किलो केमिकल डाला गया, नहीं, ये असल में ये मापता है कि उस केमिकल से हमारी मधुमक्खियों को, हमारी मछलियों को और हमारी मिट्टी को असल में कितना नुकसान हो रहा है। और इसका जो असर है ना, वो एक चेन रिएक्शन जैसा है। ये जहर हमारी मिट्टी और पानी में घुल जाता है, वहां से ये हमारे फूड चेन में यानी हमारी थाली तक पहुंचता है और मधुमक्खियों जैसे जीव जो हमारी फसलों के लिए बेहद जरूरी हैं, वो खत्म हो रहे हैं। सबसे चिंता की बात तो ये है कि भारत में आज भी ऐसे कई कीटनाशक इस्तेमाल हो रहे हैं जिन पर दुनिया के कई देश रोक लगा चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखिए, इसकी एक बड़ी जड़ हमारा कानून है। जो कानून इसे कंट्रोल करता है वो 1968 का है। सोचिए कितना पुराना। आज की चुनौतियों के लिए ये काफ़ी नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर है, इसे बदलने के लिए एक नया पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल लाने की बात चल रही है, जिससे उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। तो देखिए, जैसे हमारी खेती को एक मजबूत और नए कानून की जरूरत है, ठीक वैसे ही हमारे लोकतंत्र के एक बहुत ही मजबूत खंबे को भी लगातार ध्यान देने की जरूरत है, और वो खंबा है हमारा इलेक्शन कमीशन। हम सब अक्सर सुनते हैं कि चुनाव आयोग का आज़ाद होना मतलब इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि क्यों, इसका असल मतलब क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारे अपने संविधान में है। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को वो सारी ताकत देता है जिससे वो ये पक्का कर सके कि हर चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, फ्री एंड फेयर हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान की बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कहा है, मतलब इसे कोई बदल ही नहीं सकता। और समय समय पर हमारी अदालतों ने इस आज़ादी को और मजबूत किया है। आप इन 3 बड़े केसों को देखिए। 1975 से लेकर हाल ही में 2023 तक हमारी न्यायपालिका ने बार बार ये दिखाया है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और इसी सिलसिले में जो सबसे नया डेवलपमेंट है वो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का नया तरीका। अब एक नई कमेटी है जो ये फैसला लेगी, और हाँ, इसकी संरचना को लेकर काफी बहस भी चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इस नई कमेटी के स्ट्रक्चर से सरकार का प्रभाव बढ़ सकता है, जो शायद आयोग की आज़ादी के लिए ठीक ना हो। अच्छा, तो हमने अब तक चुनौतियों की बात की, हमारे सिस्टम को मजबूत करने की बात की। अब चलिए गियर बदलते हैं और भविष्य की तरफ देखते हैं, एक ऐसे मौके की तरफ जो भारत के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और वो है ग्रीन एनर्जी की क्रांति। और इस क्रांति का हीरो है ग्रीन अमोनिया। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर है बहुत सिंपल। इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। आपने हवा से नाइट्रोजन ली, उसमें मिलाया ग्रीन हाइड्रोजन जो सोलर या विंड पावर से बनता है, और बस तैयार हो गया आपका बिल्कुल साफ सुथरा ईंधन। अभी इतना खास क्यों है? अरे इसके फायदे देखिए। ये हमारी खेती के लिए खाद बना सकता है, बिना प्रदूषण के बिजली बना सकता है, और तो और दुनिया के जो बड़े बड़े जहाज हैं ना, उन्हें भी चला सकता है। और सबसे बड़ी बात, सोचिए, हमें बाहर से महंगा और प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन नहीं खरीदना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि इस रेस में भारत सबसे आगे खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 सुपर पावर हैं। पहली, हम दुनिया में सबसे सस्ती ग्रीन एनर्जी बना सकते हैं, और दूसरी, हमारे ही देश में इसे इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार पहले से तैयार है। और सरकार भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसलिए साइट नाम की एक स्कीम के जरिए वो शुरुआत में कंपनियों को आर्थिक मदद दे रही हैं, ताकि वो हिम्मत करके प्रोडक्शन शुरू कर सकें और ये क्रांति बस कागजों पर न रह जाए। तो ठीक है, हमने खेती की बात की, लोकतंत्र की बात की, और फिर भविष्य की ग्रीन एनर्जी की भी। अब अगर हम इन तीनों धागों को एक साथ जोड़ें तो आज के भारत की क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये बनती है कि भारत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। हम एक ही साथ अपने सालों पुरानी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, अपने लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत कर रहे हैं, और साथ ही साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी में दुनिया को रास्ता दिखाने का सपना भी देख रहे हैं।
तो असली सवाल ये नहीं है कि भारत के सामने चुनौतियां हैं या नहीं, वो तो हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम इन मुश्किलों को, इन चुनौतियों को एक ऐसे मौके में बदल पाएंगे जो इस सदी को परिभाषित करे। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज करंट अफेयर्स पर अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। देखें जरा आपकी तैयारी कितनी पक्की है। रेडी है इस चैलेंज के लिए? और हाँ, ये कोई आम क्विज नहीं है। ये सारे सवाल हमने सीधे यूपीएससी क्रक्स के करंट अफेयर्स क्विज से उठाए हैं। आप जानते ही हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए तो ये एक गोल्ड माइन है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो फिर हो जाए शुरू। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो हमारा पहला सेक्शन है इंडियाज ग्रीन एजेंडा। इसमें हम देखेंगे कि पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम से लेकर ग्रीन सॉल्यूशंस तक इंडिया क्या क्या कर रहा है। ओके, सो पहला सवाल आपके सामने है। यूनाइटेड नेशंस ने पेस्टिसाइड्स के रिस्क को लेकर क्या स्पेसिफिक टारगेट सेट किया है? जरा सोचिए, ए, बी, सी या डी? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल कमिटमेंट है, तो ध्यान से। तो क्या लगता है, जवाब सोच लिया? चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 2030 तक पेस्टिसाइड रिस्क को 50% कम करना। अब आप सोचेंगे ये इतना जरूरी क्यों है? बात ये है कि ये हाई टॉक्सिसिटी वाली पेस्टिसाइड्स सिर्फ पेस्ट्स को ही नहीं मार रहे हैं, ये उन नॉन टारगेट स्पीशीज जैसे कि बीज यानी मधुमक्खियों को भी खत्म कर रहे हैं, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। तो ये नंबर 50%, इसको जरूर याद रखिएगा। सोच के देखिए, 2030 तक इस रिस्क को आधा करना ये आसान नहीं है, एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है पूरी दुनिया के लिए। ओके, तो ग्लोबल टारगेट की बात हो गई। अब देखते हैं इंडिया इस पर क्या एक्शन ले रहा है। अगला सवाल है, ये जो नया पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2025 आ रहा है, ये आखिर किस पुराने लॉ को रिप्लेस करने वाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा सोचिए। हिंट ये है कि ये एक्ट काफी पुराना है। बिल्कुल सही जवाब है सी, द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968। कैन यू बिलीव इट? ये लॉ 50 साल से भी ज्यादा पुराना है, और इसके वजह से पता है क्या हो रहा है? बहुत से ऐसे पेस्टिसाइड्स जो दुनिया भर में बैंड हैं, वो इंडिया में अभी भी यूज हो रहे हैं। समझ गए ना इस नए बिल की जरूरत क्यों है? चलिए, प्रॉब्लम्स की बात बहुत हुई, अब सॉल्यूशंस पर आते हैं। इंडिया ग्रीन एनर्जी में कमाल कर रहा है, तो इसी से जुड़ा अगला सवाल, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर ग्रीन अमोनिया के लिए सब्सिडी कौन सी स्कीम प्रोवाइड करती है? ओके, जल्दी से सोचिए, क्या जवाब है? लॉक कर दे। और सही जवाब है ए, द साइट स्कीम। साइट का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। बेसिकली इस स्कीम का एम है इंडिया को ग्रीन अमोनिया का एक कंपेटिटिव प्रोड्यूसर बनाना, एक ग्लोबल हब बनाना। सोच के देखिए, फर्टिलाइजर्स से लेकर शिपिंग फ्यूल तक सब कुछ क्लीन हो सकता है। और हाँ, एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, ये नंबर नोट कर लीजिए। इस स्कीम के अंडर इनिशियल सब्सिडी है 8.82 रुपीस पर किलोग्राम। ये फिगर्स एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। ओके, एनवायरनमेंट से आप चलते हैं एक दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हमारा अगला सेक्शन, पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यहाँ हम बात करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस को सेफगार्ड करने वाले सिस्टम्स की। और ये सवाल काफी ट्रिकी हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी को छोड़कर किसी और इलेक्शन कमिश्नर को ऑफिस से कैसे रिमूव किया जा सकता है? ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशनल नुआंस है। सोच लिया? ये सवाल आपके इंडियन पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग को सही में टेस्ट करता है। सही जवाब है बी, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर। देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। सीईसी को हटाने का प्रोसेस उतना ही मुश्किल है जितना एक सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने का, लेकिन दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को सिर्फ सीईसी के कहने पर हटाया जा सकता है। ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एक यूनिक सेफगार्ड है। आप स्क्रीन पर इस कंपैरिजन को साफ देख सकते हैं। एक तरफ सीईसी का रिमूवल प्रोसेस है, बिल्कुल एक सुप्रीम कोर्ट जज की तरह, और दूसरी तरफ है दूसरे ईसीज का रिमूवल, जो सिर्फ सीईसी की रिकमेंडेशन पर डिपेंड करता है। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, इसके पीछे एक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन है। ओके, अब इस सेक्शन का आखिरी सवाल, और ये एक लैंडमार्क केस के बारे में है। वो कौन सा सुप्रीम कोर्ट केस था जिसने इलेक्शन कमीशन को एक मल्टी मेंबर बॉडी में ट्रांसफॉर्म करने को लीगली वैलिडेट किया? आखिरी सवाल है इस क्विज का, क्या आपको इस ऐतिहासिक केस का नाम याद है? एंड द करेक्ट आंसर इज सी, द टी एन सेशन केस ऑफ 1995।
ये वो केस है जिसने इलेक्शन कमीशन को ऐसी लीगल बैकिंग दी जिससे ये एक मल्टी मेंबर बॉडी के तौर पर काम कर सके। मतलब फैसले कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरी टीम मिलकर लेगी। इस जजमेंट ने इंडियन डेमोक्रेसी में ईसी के काम करने का तरीका ही बदल दिया। तो आइए फटाफट से सारे की टेकअवेज को रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, यूएन का टारगेट है 2030 तक पेस्टिसाइड रिस्क को 50% कम करना। नंबर 2, इंडिया का पेस्टिसाइड्स बिल 2025 आखिरकार 1968 के पुराने इंसेक्टिसाइड्स एक्ट को रिप्लेस करेगा। नंबर 3, ग्रीन अमोनिया की सब्सिडी साइड स्कीम के अंडर आती है 8.82 रुपीस पर केजी। नंबर 4, इलेक्शन कमिश्नर्स को सिर्फ सीईसी की रिकमेंडेशन पर ही हटाया जा सकता है। और आखिर में नंबर 5, टीएन सेशन केस ने मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन को लीगली वैलिडेट किया। ये पांचों पॉइंट्स आपके नोट्स के लिए बिल्कुल सोने जैसे हैं। और अब जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। इन्वायरमेंटल रिफॉर्म या डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी, इन दोनों में से वो कौन सा इशू है जो आपके हिसाब से इंडिया के फ्यूचर को सबसे ज्यादा शेप करेगा? इस पर जरूर सोचिए और अपने विचार हमें बताइए। अगली बार मिलेंगे, तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।